देखिए, आपको पता है कि जो हमारी डायरेक्टिव वर्ड्स के जो सीरीज चल रही थी उसके अंदर हमारे कुछ जो है डायरेक्टिव वर्ड्स अभी बचे हुए हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनके अंदर सबसे ज्यादा डीप डाउन जाके हमें आंसर लिखना होता है। तो ये जो डायरेक्टिव वर्ड्स हैं ये है एग्जामिन और क्रिटिकली एग्जामिन। आपने देखा होगा अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है किसी टॉपिक को लेके, दे आस्क इन द क्वेश्चन इज दैट कि क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्सेप्ट, जैसे कि क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। तो समटाइम्स दे आस्क एग्जामिन, समटाइम्स क्रिटिकली एग्जामिन। आज के लेक्चर से आपको एग्जामिन भी समझ में आएगा, क्रिटिकली एग्जामिन भी समझ में आएगा, इसके साथ साथ इवेलुएट भी समझ में आएगा कि इवेलुएट और एनालिसिस में क्या फर्क होता है, इन्हीं से जुड़ा हुआ है। तो आज हम लोग समझेंगे कि एग्जामिन और क्रिटिकली एग्जामिन में क्या फर्क होता है। अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टिव वर्ड, कमांड वर्ड दिया जाता है एग्जामिन और क्रिटिकली एग्जामिन। देखिए, एग्जामिन और क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब समझ लीजिए। एग्जामिन के अंदर हमें किसी भी टॉपिक का हमें एनालिसिस करना होता है। सरल से शब्दों में, इन एग्जामिन वी हैव टू एनालिसिस द द टॉपिक। जिस टॉपिक के लिए हमें बोला गया है उस टॉपिक का एनालिसिस करते हैं हम लोग। जैसे अगर बोला गया है कि कॉमन ऑब्जेक्ट का एनालिसिस, कॉमन ऑब्जेक्ट को एग्जामिन करो, तो एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एनालिसिस का मतलब होता है किसी एक टॉपिक को अलग अलग एंगल से बताओ, एक टॉपिक के अलग अलग एंगल से स्टडी बताओ। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिन करने के लिए कॉमन ऑब्जेक्ट को बीएनएस के अंदर, तो उसके अलग अलग एंगल से हम उसको लिखेंगे। ठीक है। अगर हमें बोला गया है क्रिटिकली एग्जामिन करने को, तो क्रिटिकली मतलब होता है कि हमें उस टॉपिक को अब जज भी करना है। तो many times you must have come across that the directive words as critical examine is also used in the questions. तो when the in the questions when the directive words are critically examine, तो मतलब वहां पे हमें टॉपिक को एनालिसिस भी करना है और उसे जज भी करना है। जज करना का मतलब हमें बताना है कि वो कितना सही है, कितना गलत है, कितनी उसके अंदर पॉजिटिविटी है, कितनी निगेटिविटी है, कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी वीकनेस है। इसके अंदर एग्जामिन आप कह सकते हो कि मोर और लेस सेम लाइक एक्सप्लेन, more or less same like explain, more like we write the descriptive answers in examine। तो एग्जामिन के अंदर भी मोर और लेस हम लोग डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखते हैं। बस अगर उस टॉपिक के कुछ लिमिटेशंस हैं या कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती है तो हम लोग उसको एग्जामिन के अंदर थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। इवन दो ओवरऑल द टॉपिक वी राइट फॉर द एग्जामिन, द आंसर वी राइट फॉर द एग्जामिन डायरेक्टिव वर्ड्स, इट इज मोर और लेस डिस्क्रिप्टिव। जैसे कि एक्सप्लेन और डिफाइन में लिखते हैं, डिफाइन, एक्सप्लेन, एसेंशियल्स। ठीक है, जो जो चीजें होती हैं, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें एग्जामिन में लिखी जाएगी। इसके साथ साथ अगर उस टॉपिक के कुछ एक्सेप्शंस, कुछ लिमिटेशंस, कुछ 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 उसके प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ रही है उस टॉपिक को लागू करने में, तो वो यहां पे हम लिखेंगे। बस जो इसको डिस्क्रिप्टिव से थोड़ा सा अलग कर देता है। तो एग्जामिन के अंदर नॉर्मल आंसर के अंदर जो आप लिखते हो, डिफिनेशन, एसेंशियल्स, एसेंशियल्स को एक्सप्लेन करना, केस लॉस, सब वही चीजें रहेंगी। बट उसके साथ साथ अलोंग विद ऑल दैट कि इन एग्जामिन वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोग एक्स्ट्रा एक चीज और क्या लिख देंगे, अगर उस टॉपिक के अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है, उसको हम लोग अलग से आखिरी में फाइनल में जाके लिख देंगे, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आवर आंसर विल नॉट बी इनकम्प्लीट। बट अगर एग्जामिन वाले क्वेश्चन के अंदर वी राइट डिफिनेशंस, एसेंशियल्स, उसके साथ साथ और हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, इलस्ट्रेशन, केस लॉस, but we do not write the limitations, but we do not write the exceptions, but we do not write the practical difficulties implementing that topic, implementing that provision, तो हमारा आंसर इनकम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो इसके अंदर एग्जामिन में हमें क्या करना होता है, एनालिसिस। हर एक एक एंगल से उस टॉपिक को एनालाइज करना होता है, हर एक एक टॉपिक से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास टॉपिक है आईपीसी या बीएनएस का कॉमन ऑब्जेक्ट, तो कॉमन ऑब्जेक्ट के कई तरीके से आप उसका एनालिसिस करोगे। जैसे आपने इंट्रोडक्शन दिया, उसकी डिफिनेशन दिया, एसेंशियल्स दिया, उसका कंपैरिजन करा कॉमन इंटेंशन से, इसकी पनिशमेंट बताई, तो मतलब दीज आर ऑल एंगल्स टू अंडरस्टैंड द कॉमन ऑब्जेक्ट्स। तो जितने भी एंगल से आप कॉमन ऑब्जेक्ट को बता सकते हो, बताओ, दैट इज व्हाट द एग्जामिन। क्रिटिकली एग्जामिन में एनालिसिस प्लस इवैल्यूएशन। इसके अंदर
एनालिसिस प्लस इवैल्यूएशन। एनालिसिस तो रहेगी एग्जामिन की तरह इसमें भी, लेकिन इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो जाएगी और वो होगी इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? जज करना। तो when we will write our answer for the critically examine, we will also start to judge in every respect। कोई भी चीज लिखेंगे, जैसे कि सपोज दैट इफ आई राइट स्टार्ट टू राइट द आंसर ऑन कॉमन ऑब्जेक्ट, तो उसके अंदर हम क्या लिखेंगे? सर हरियाणा एडीए के मेंस में 15 क्वेश्चन में आते हैं और प्रीवियस एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चंस एलुसिडेट कराया था, तो इसमें कितना लिखना होगा? ठीक है, इवैल्यूएशन में अपना अपना बैलेंस्ड व्यू, बिल्कुल। इवैल्यूएशन के अंदर हमें उस टॉपिक को जज भी करना पड़ेगा, ये टॉपिक कितना सही है कितना गलत है, इसका कोई गलत इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है, सोसाइटी में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, उसके फायदे और नुकसान, उसके फायदे और नुकसान, इसके ऊपर स्पेशल एम्फेसिस होगा। अगर आपने खाली उस टॉपिक को खाली एग्जामिन करा, यानी यू राइट द डेफिनेशन, यू राइट द एसेंशियल्स, यू एक्सप्लेन द टॉपिक, और आपने लेकिन उसके मेरिट्स डीमेरिट्स नहीं लिखे, उसके लिमिटेशंस नहीं लिखे, उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ नहीं लिखा, आपका आंसर इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि यू हैव नॉट रिटन द आंसर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो योर आंसर वुड बी, योर आंसर वुड नॉट बी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपने आंसर लिखा हुआ है, नो डाउट कि यू हैव रिटन द आंसर ऑन कॉमन ऑब्जेक्ट, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा चीज एक्सपेक्ट कर रहा था, क्या? इवैल्यूएशन के लिए, जज करने के लिए, मेरिट्स डीमेरिट्स के लिए, आपकी अपनी ओपिनियंस को ये एक्सपेक्ट कर रहा था। जज मींस, जज का मतलब ये हुआ कि हम टॉपिक के बारे में बताएं कि ये टॉपिक के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। जज हम लोग ऐसे ही तो करते हैं ना सामने, कि आपको हम जज करना शुरू कर दें कि आपके अंदर ये कमियां हैं, आप ये करते हो, हाँ बस ये बस अच्छाई है, ये अच्छाई है कि आप क्लास अटेंड करती हो रोज, लेकिन ये बड़ी कमी है, कुछ समझ नहीं आता आपको। ये क्या हो गया? हम आपको जज कर रहे हैं। ये हमने क्या करा? आपको जज करा कि आप क्लास तो रोज अटेंड करती हो, लेकिन आपको कोई लेक्चर समझ में नहीं आता है। ये क्या हो गया? जज करना हो गया। वो चीज हमें करना होगा क्रिटिकली एग्जामिन के अंदर। समझ में आ गया? ये हो जाएगा क्रिटिकली एग्जामिन। तो एग्जामिन के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? एनालिसिस। अभी हमने आपको बताया कि एग्जामिन के लिए हमें क्या करना होता है? टॉपिक का एनालिसिस। हमें टॉपिक का एनालिसिस करना होता है। एनालिसिस के अंदर क्या होता है? एनालिसिस के अंदर क्या होता है? हमें टॉपिक को ब्रेक डाउन करना है। तो व्हाट वी डू फॉर एनालिसिस इज दैट वी ब्रेक डाउन द टॉपिक्स। अगर हमने आपको कोई टॉपिक दिया कि लिखो अ शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमन ब्लड जीएस के अंदर, तो अगर हमने आपको ब्लड लिखा है, तो अब ब्लड को आप तोड़ दीजिए हर एक एक एंगल से। ब्लड क्या चीज होती है, क्या काम करती है, ब्लड के क्या फायदे होते हैं, और उसके साथ साथ ब्लड कैसे बहता है, कहाँ पे बहता है, कहाँ कहाँ से बनता है, कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या काम करता है, ये सारी चीजें आ जाएंगी एनालिसिस के अंदर। ब्रेक डाउन करके उस टॉपिक को लिखना, उस टॉपिक को ब्रेक डाउन करके टू कवर इट फ्रॉम ऑल द एंगल्स। एंजल्स लिख दिया हमने। फ्रॉम ऑल द एंगल्स। समझ में आ गया आपको? अगर आपसे टॉपिक पूछा गया है कि ब्लड को एग्जामिन करो, ब्लड को एग्जामिन करो, तो आप एनालिसिस करोगे। तो ब्लड के बारे में एनालिसिस कैसे करोगे? ब्लड कहां से बन रहा है, हार्ट से कैसे सर्कुलेट हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, टॉपिक को ब्रेक डाउन करके उस टॉपिक के बारे में लिखना, ये हो गया एनालिसिस। समझ आ गया आपको कि एनालिसिस में आपको क्या करना है? एनालिसिस के अंदर टॉपिक को ब्रेक डाउन करके उसके बारे में हमें उस टॉपिक के बारे में अलग अलग एंगल से लिखना है। तो अगर जैसे कि टॉपिक में पूछा गया बीएनएस के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर टॉपिक इज कॉमन ऑब्जेक्ट, आज ही पढ़ा है हम लोगों ने कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो अगर कॉमन ऑब्जेक्ट पूछा गया है,
तो कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन, इसके एसेंशियल्स, इसका कंपैरिजन कॉमन इंटेंशन से, ठीक है। उसके साथ साथ अगर कोई हमें इसकी लिमिटेशंस पता है, उसकी लिमिटेशंस के बारे में, कोई केस लॉ है इसके बारे में इंपॉर्टेंट, जैसे कि कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर बताया गया है इन इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट का डिफरेंस क्या होगा और ड्यूरिंग द प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट इनमें क्या फर्क है, ये सारी चीजें। तो एनालिसिस में उस टॉपिक के अलग अलग एंगल से उस टॉपिक की स्टडी करना, अलग अलग एंगल से उस टॉपिक के बारे में बताना, ये हो गया एनालिसिस। समझ में आ गया आपको एनालिसिस? तो अगर किसी टॉपिक का एनालिसिस पूछा गया है, सर आई ऑलवेज गेट कंफ्यूज दैट हाउ मेनी वर्ड्स आर टू बी रिटन इन 5 मार्क्स और 10 मार्क्स और 15 मार्क्स। देखिए 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, ये सारी चीजों को ध्यान में रखने के साथ साथ आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, आपको टाइम कितना दिया गया है। आमतौर पे जो A4 साइज की कॉपी होती है, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो एक साइड अगर आपने लिख दिया है, A4 साइज वाली जो हमारे यहाँ नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं, उसमें 5 नंबर के आंसर को एक साइड आपने लिख दिया है, आमतौर पे सफिशिएंट माना जाता है। लेकिन जो आप लिखोगे एक साइड, उसके अंदर इट मस्ट बी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, इट मस्ट बी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो हो सकता है 5 से थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, एक मिनट, तो 5 से सॉरी एक पेज से थोड़ा सा बढ़कर भी हो सकता है, तो ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। लेकिन अगर 5 मार्क्स का है, एक साइड हम लोग A4 साइज पे लिख देते हैं तो इनफ माना जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से 10 नंबर का देख लीजिए, 2 साइड हो गए या 2 से थोड़ा बढ़ गया, या अगर 15 नंबर का पूछा गया है तो आपने 3 देख लिए, एक साइड, 2 साइड, तीसरे का एक हो गया, ये 15 मार्क्स के क्वेश्चन में आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एनालिसिस। तो एनालिसिस में हमें क्या करना है, टॉपिक को ब्रेक डाउन करना है और एक एक एंगल से उस टॉपिक के बारे में लिखना है। सर पॉइंट्स में आंसर को लिख सकते हैं, पॉइंट्स में आंसर को तब लिखिए जबकि अगर आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी टॉपिक को इनुमरेट करने को, अगर आपको पता है आंसर में भी टॉपिक वाइज दिया गया है, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इनुमरेट द टाइप्स ऑफ ग्रीवस हर्ट, तो देयर इज अ लिस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ ग्रीवस हर्ट 1 2 3 4, तब पॉइंट में लिखिएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके का आंसर लिख रहे हैं तो आप टॉपिक, आप उसको पैराग्राफ के हिसाब से, आपने एक पैराग्राफ लिखा फिर छोड़िए, फिर पैराग्राफ लिखा फिर छोड़ के, इस तरीके से लिखिए, ठीक है। एक एक हेडिंग किस किस एस्पेक्ट को आप कवर कर रहे हैं। ये हो गया एनालिसिस वाले क्वेश्चंस। एनालिसिस कहां पे हम लोग लिखते हैं, एग्जामिन वाले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक है, टॉपिक को तोड़ा, अलग अलग ब्रेक डाउन करा और उसको लिख दिया, ठीक है। इसमें हम लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म, मेरिट्स डिमेरिट्स, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, स्ट्रेंथ और वीकनेस, इसके ऊपर नहीं जाते हैं। तो आप इसके अंदर अवॉइड करोगे मेरिट्स डिमेरिट्स लिखने से ज्यादा। हाँ, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थोड़े बहुत हैं वो आप बता सकते हो, वो आप अपने लिमिटेशंस और प्रैक्टिकल जो डिफिकल्टीज आ रही है वाइल enforcing the provision, आप you can write in that column, ठीक है। But focus is not, the focus of this types of questions are not on the merits and demerits, advantages or disadvantages। समझ में आ गया आपको? The focus is on how to break down the topics and write about that topics। break down करने के बाद ये हो गया एग्जामिन। अब आया क्रिटिकली एग्जामिन। अब देखिए क्रिटिकली एग्जामिन में एग्जामिन लिखा हुआ है, तो अगर इसके अंदर एग्जामिन लिखा है तो इसका मतलब है कि हमें उस टॉपिक का एनालिसिस करना है। उस टॉपिक का एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा जिस तरीके से एग्जामिन वाले में करना है, तो एनालिसिस तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन ये एनालिसिस जो है ये किसके साथ है, क्रिटिकली के साथ है। फोकस यहाँ पे किस चीज का है, फोकस यहाँ पे एग्जामिनर चाहता है कि आप उसके अंदर बताओ उस टॉपिक की अच्छाइयां और बुराइयां, वीकनेस और स्ट्रेंथ, मेरिट्स और डीमेरिट्स, वो काम कैसे करता है, क्या गड़बड़ियां हैं, अपनी राय दो, कैसे उसको बेहतर किया जा सकता है। ये आ जाएगा आपका क्रिटिकली एग्जामिन में। तो ये समझ लीजिए कि सबसे हाईएस्ट टाइप के डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं। तो ये डायरेक्टिव वर्ड्स जो होते हैं ये बिल्कुल सीधा सीधा आंसर नहीं पूछ रहा है, तो इसके अंदर आपको ये नहीं करना है डिफिनेशन, मतलब वो तो लिखना है, खाली डिफिनेशन एसेंशियल्स ऑब्जेक्ट तक नहीं सीमित रहना है, बल्कि इसके अंदर आपको इसके मेरिट्स डिमेरिट्स, फायदे नुकसान,
कैसे इसको इंप्रूव किया जा सकता है, अपनी बैलेंस्ड ओपिनियन देना होगा आपको, ये आपको करना होगा क्रिटिकली एग्जामिन में। तो देखिए इसीलिए इसके अंदर दिया गया है कि इसके अंदर क्या है, इवैल्यूएशन है। इवैल्यूएशन का मतलब जहां पे वी जज समथिंग, सो व्हेन वी स्टार्ट टू जज समथिंग सो वी इवैल्यूएट इट। तो इवैल्यूएशन का मतलब है यहाँ पे कि judge something. So we are given the topic like common object, so we have to judge the topic of concept of common object. What are its benefits, what's are its disadvantages, what's are its advantages, क्या क्या इसके benefits हैं, क्या क्या इसका नुकसान है, ये सारी चीजें। how the common object is helpful in the cases of rights, in the large number of rights cases which are especially reported in India, how much that concept of common objects are helpful। उसके साथ साथ इसका negative points, common objects also creates a kind of constructive liability. So if the person is just by being a member of an unlawful assembly, even though he did not directly participate, even though he did not have the criminal intent, but still he would be liable. In this way the several innocent bystanders may also be liable। अब आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप कॉमन ऑब्जेक्ट के पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स दोनों लिख रहे हो। समझ में आ गया आपको। तो इसके अंदर क्रिटिकली एग्जामिनेशन में इवैल्यूएशन भी होगा और प्लस एनालिसिस भी होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इवैल्यूएशन का मतलब यहां पे क्या है, इवैल्यूएशन का मतलब जजिंग समथिंग। तो इवैल्यूएशन के केस में हमें चीजों को जज भी करना है। तो ये हम कब करेंगे इवैल्यूएशन, क्रिटिकली एग्जामिन के अंदर। एनालिसिस आपको समझ में आ गया कि एनालिसिस वाला एनालिसिस जो है हम किसके अंदर लिखते हैं, एग्जामिन में। तो एग्जामिन में जब हम एनालिसिस लिखते हैं तो व्हाट वी राइट फॉर दीज टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव वर्ड्स, जहां पे जैसे कि बोला गया एग्जामिन करने के लिए, हाउ समथिंग वर्क्स, इट्स स्कोप, इंटरप्रिटेशन, कंपैरिजन, पर्सनल ओपिनियन नॉट रिक्वायर्ड। तो फॉर द टाइप ऑफ एग्जामिन टाइप ऑफ क्वेश्चंस आवर पर्सनल ओपिनियंस आर नॉट रिक्वायर्ड। सर कॉमन ऑब्जेक्ट के क्रिटिकल एग्जामिन करने के को दिया है बट क्वेश्चन में नॉलेज नहीं बताया है, तो हम इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताएंगे। नॉलेज होती है तो ऐसा होता है, नहीं होती है तो नहीं होता। बिल्कुल सही। अगर आपको कॉमन ऑब्जेक्ट को क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए बोला गया तो पहले तो थोड़ा सा टॉपिक के बारे में बताओ। ऑब्वियसली जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। तो हमने कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में बता दिया कि कॉमन ऑब्जेक्ट होता कैसे है। उससे पहले हम डिफाइन करेंगे अनलॉफुल असेंबली, फिर अनलॉफुल असेंबली से ये जो पनिशेबल है 190 के अंदर पनिशेबल है। अब हम आ जाएंगे, डिस्कस करना शुरू कर देंगे। यहाँ से क्या शुरू कर देंगे, इसके मेरिट्स डिमेरिट्स, पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट्स। पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है कि भाई पॉजिटिव पॉइंट्स ये है कि इसको इसलिए ध्यान में रखा गया है कि लोग अगर भीड़ में जुड़े हैं, भीड़ में जुड़ के कोई ऑफेंस होता है तो हर एक इंडिविजुअल की लाइबिलिटी निकाल पाना बड़ा मुश्किल होगा कि किसकी अच्छी नियत थी किसकी बुरी नियत थी। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट दैट कि इफ पीपल आर द मेंबर्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली इट इज बिट डिफिकल्ट टू judge the every individual's intention. It is not possible, especially in the case of in the right cases जहां दंगे होते हैं। ये तो इसके पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो गए कि इसके अंदर इवन द पर्सन डिड नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट, इवन द पर्सन डिड नॉट हैव द क्रिमिनल इंटेंट बट स्टिल ही मे बी लायबल। आज ही के लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया है कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए अगर इंसान की इंटेंशन नहीं भी है तब भी लायबल हो सकता है, अगर कोई इंसान ने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं भी किया है तो भी लायबल हो सकता है। समझ में आ गया, ये क्या हो गया, इसके पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स हो गए। ठीक, तो इसके अंदर एनालिसिस के अंदर आपका क्रिटिसिज्म बहुत लिमिटेड होगा, सिर्फ प्रॉब्लम्स और लिमिटेशंस जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ रही है। इवैल्यूएट के अंदर हमें बताना है ये चीज सही है कि गलत है, जो भी हमने बताया जज करना सही है कि गलत है, क्यों ऐसी है, हाउ कैन इट बी इम्प्रूव, कैसे इसको बेहतर बनाया जा सकता है। तो यानी हमारी पर्सनल ओपिनियन इज रिक्वायर्ड। लेकिन हमारी पर्सनल ओपिनियन ऐसे ही नहीं रहेगी कि हमने अपनी पर्सनल ओपिनियन अपने इमोशन के बेसिस पे दे दिया, उसके पीछे कोई हम रेफरेंस का इस्तेमाल करेंगे, कोई फैक्ट्स का या कोई प्रोविजन का। आइए आगे बढ़ते हैं। तो एनालिसिस वाले क्वेश्चंस में, एनालिसिस उसी को बोलते हैं जिसमें एग्जामिन करना होता है। लेट मी स्टडी दिस कॉन्सेप्ट डीपली एंड अंडरस्टैंड ऑल इट्स पार्ट। इवैल्यूएशन के अंदर नाउ लेट मी जज when we start to judge something, so ये आ जाता है क्रिटिकली एग्जामिन के अंदर। ठीक है, तो एग्जामिन डायरेक्टिव वर्ड्स के अंदर हमें क्या क्या लिखना है क्या क्या नहीं लिखना, आइए देखते हैं। अगर हमें बोला गया है किसी टॉपिक को एग्जामिन करने के लिए तो हमें क्या क्या लिखना है और क्या क्या नहीं लिखना है, आइए देखते हैं। हमें इसको
कई एंगल से, मल्टीपल एंगल से इसका एनालिसिस करना है, हमें टॉपिक को तोड़ देना है, डेफिनेशन, उसके एसेंशियल्स, स्कोप, एप्लीकेबिलिटी, जितने भी उसके एंगल्स हैं सब एंगल्स को तोड़ देना है और उसी उसको लिख देना है, बस हो गया। कोई केस लॉ पता है, कोई कंपैरिजन, स्कोप, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, कोई लिमिटेशंस आ रहा है, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर आंसर। 12 से 18 मार्क्स आमतौर पे ये कम पूछा जाता है, ज्यादा पूछा जाता है क्रिटिकली एग्जामिन वाला। हमें इसके अंदर क्या नहीं लिखना है, एग्जामिन वाले क्वेश्चन में हमें क्या नहीं लिखना है, पर्सनल क्रिटिसिज्म, अपने से क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें किसी टॉपिक को, ये पर्सनल क्रिटिसिज्म किस में चला जाएगा, क्रिटिकली एग्जामिन। सजेशंस फॉर रिफॉर्म और इंप्रूवमेंट, कैसे इसको और बेहतर बनाया जा सके, एग्जामिनर की डिमांड नहीं है अगर एग्जामिन के लिए पूछा गया है कि हम इस टॉपिक को कैसे बेहतर बना जा सके, नहीं। ओनली सिंपल एक्सप्लेनेशन, अगर आपने मान लीजिए कि एग्जामिन वाले टॉपिक में सिर्फ नॉर्मल डिफिनेशन और एक्सप्लेनेशन दे दिया, ये भी नहीं चलेगा, आपको उसको अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरीके से ब्रेक डाउन करके उस टॉपिक के बारे में सोचिए कि उस टॉपिक के बारे में कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं जिस तरीके से आप उसको बता सकते हो। अगर आपसे कोई पूछेगा कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में बताओ, तो आप सोचोगे कि कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में क्या क्या बता सकते हो, तो कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में जो आप अलग अलग बातें सोच सकते हैं बस वही लिख दीजिए अपने आंसर में, वही लिखना है आपको, ठीक है। कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देने की जरूरत नहीं है, क्रिटिसिज्म करने की जरूरत नहीं है। आइए अब जैसे एक आंसर देखते हैं, अब जैसे कि लिखा हुआ है, एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023। अब एक क्वेश्चन है कि एग्जामिन करो द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को एग्जामिन करो अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023। अब इसका क्या रूल है, हम लोगों ने पढ़ा है एग्जामिन का कि ब्रेक डाउन द टॉपिक एंड जस्ट राइट ऑल द टॉपिक्स विच वी हैव ब्रोकन डाउन, तो जो ब्रोकन डाउन करा है उसी को हमें लिखना है। तो क्या हुआ, छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि कॉमन ऑब्जेक्ट हम लोग क्या है, किस लिए पढ़ते हैं, ठीक। उसके बाद 189 में हम लोग दिखाते हैं कि 189 में पहले डिफाइन किया गया है अनलॉफुल असेंबली, फिर अनलॉफुल असेंबली को समझाया। उसके बाद 190 में पनिशमेंट बताई गई है कि अगर वही अनलॉफुल असेंबली में कोई एक मेंबर ऑफेंस करता है तो 190 में लायबल होगा, ठीक है। तो ये तीनों चीजें बताई। उसके बाद आ गए हम, अब हमने बताया इसका एक एंगल ये भी तो है कि we will write that this creates the constructive liability. Constructive liability means it is one of the form of vicarious liability where one person is liable for the action of the other. This is constructive liability where one person is liable for the action of the other. ये भी एक एंगल हो गया, ये भी तो एक एंगल हो गया बताने के लिए कि कॉमन ऑब्जेक्ट क्यों दूसरे ऑफेंसेस से अलग है। ये कॉमन ऑब्जेक्ट दूसरे ऑफेंसेस से अलग क्यों, क्योंकि इट क्रिएट्स द कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, ये भी एक एंगल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आ गया इसका इंग्रेडिएंट्स। अब जो इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है कि 5 या उससे ज्यादा लोगों का होना चाहिए, सबका कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कॉमन ऑब्जेक्ट अगर आपने शुरू में कॉमन ऑब्जेक्ट लिख दिया है तो आपको यहाँ पे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आप बता सकते हैं कि एज लिस्टेड अबव, एज लिस्टेड अबव, दोबारा आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, उससे आपका आंसर बहुत हल्का लगने लगेगा अगर आप सेम चीज बार बार रिपीट करोगे या क्वेश्चन की चीज बार बार रिपीट करोगे। तो अब वहां पे ऊपर नहीं लिखा तो यहाँ पे कॉमन ऑब्जेक्ट का एक एक ये बता दिया गया क्या क्या पर्पस है, ठीक। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी कॉमन टू द मेंबर्स ऑफ द असेंबली, वो ऑब्जेक्ट कॉमन होना चाहिए। उसके लिए अनलॉफुल असेंबली हो जाएगी व्हेन 5 पर्सन जिनके ज्यादा के अगर ये कॉमन ऑब्जेक्ट होता है वही असेंबली अनलॉफुल असेंबली बन जाएगी, ठीक है। अब ऑफेंस अगर उसके अंदर कमिट करता है तो इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट जो है अगर कोई करता है तो 190 के अंदर पूरे के पूरे मेंबर्स जो होंगे उस असेंबली के लाइबल हो जाएंगे, ठीक। अब इसके अंदर एक छोटा सा डिस्टिंक्शन दिया गया है कि इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट और ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, इनमें क्या फर्क है ये बता दिया। मेंबरशिप एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस, जब ऑफेंस हो रहा है उस टाइप मेंबरशिप जरूरी है। हमने एक एग्जांपल दिया था कि अगर अनलॉफुल असेंबली फॉर्म हो गई है, बीच में कोई चला गया जख्मी होने की वजह से, फिर बाद में अनलॉफुल असेंबली के किसी एक मेंबर ने मर्डर कर दिया, ये भी तो एक एंगल हुआ समझाने का, ये भी एक एंगल। तो जितने एंगल आप सोच सकते हैं वो सारे लिख डालिए एग्जामिन में, ठीक है। फिर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, अगर आपको कोई केस लॉ पता है उस केस लॉ को आपने लिख दिया। उसके साथ साथ आप थोड़ा सा इसके अंदर वो कर सकते हो, जैसे कि
सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 जो कॉमन इंटेंशन है उससे ब्रीफ में एक कंपैरिजन कर दिया। उसके साथ साथ अगर आपको पता है कि इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं और प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती है कॉमन ऑब्जेक्ट को लागू करने में, आप वो बता दीजिए कि कई बार बहुत ज्यादा क्लोज हो जाता है समझने के लिए कि ये कॉमन इंटेंशन में जा रहा है कि कॉमन ऑब्जेक्ट में जा रहा है, क्योंकि कई बार चीजें बहुत क्लोज हो जाती हैं, ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि पहले से कोई प्लान था या नहीं था या ऑन द स्पॉट डेवलप हुआ है। ये समझ में आ गया? आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो पार्ट हम लोगों ने देखा अभी, ये जो पार्ट हम लोगों ने देखा, ये पार्ट था एग्जामिन के ऊपर। तो एग्जामिन में हमें किसी टॉपिक का एनालिसिस करना है फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स, नॉट जस्ट अ वन थिंग, फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स। इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन, स्कोप, ऑब्जेक्ट, एसेंशियल्स, केस लॉ, कंपैरिजन, कोई डिफरेंट उसके डायमेंशन है, जैसे कि फ्री फाइट, एक हम लोगों ने कॉमन ऑब्जेक्ट में पढ़ा था फ्री फाइट वाला, वो भी एक वन ऑफ द डायमेंशन है, वो भी एक ब्रेकडाउन है उसका। उसके साथ साथ कोई किसी ने छोड़ दिया अनलॉफुल असेंबली, वो भी एक इसका डायमेंशन है। वो सब आप इस एग्जामिन के अंदर लिख सकते हो, लेकिन टॉपिक डाल डाल के, टॉपिक डाल, ना कि नंबर 1 2 3 4, वो बहुत ज्यादा चाइल्डिश लगेगा, तो वो नहीं करना है। अब आते हैं क्रिटिकली एग्जामिन। अब आपको पता है क्रिटिकली एग्जामिन में, एग्जामिन का मतलब एनालिसिस ऑफ द टॉपिक, वी हैव टू एनालाइज द टॉपिक, एनालिसिस होगा। क्रिटिकली मतलब वी ऑल्सो हैव टू इवेल्युएट द टॉपिक, तो हमें इवेल्युएट करना है एंड एनालिसिस करना। इवेल्युएट मतलब वी ऑल्सो हैव टू जज द ईच पार्ट्स ऑफ द टॉपिक, बिकॉज सिंस the requirement of the question is again examine, so what we will do is that we will again break down the topics, but at this time we will also evaluate the topics also, हम लोग इवेलुएट भी करेंगे। तो क्वेश्चन में जैसे पूछा गया है तो इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे हमने आपको बताया, देखिए लिखा हुआ है क्रिटिकली एग्जामिन वाले में अगर आपने ये चीजें नहीं लिखी, सिर्फ सीधा सीधा आपने कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में लिख दिया, तो इवन दो आपको मार्क्स मिल जाएंगे थोड़े से, लेकिन योर आंसर विल बी ट्रीटेड एज इफ इट इज इनकम्प्लीट। तो योर आंसर विल बी ट्रीटेड एज इफ इट इज इनकम्प्लीट, आपके आंसर को ट्रीट किया जाएगा कि आपका आंसर इनकम्प्लीट है, अगर क्रिटिकली एग्जामिन के अंदर आपने इन चीजों को नहीं लिखा। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कॉमन ऑब्जेक्ट एंड यू राइट योर आंसर कि कॉमन ऑब्जेक्ट इज दिस डिफाइंड अंडर दिस सेक्शन, ये इसके एसेंशियल है, ये केस लॉ है, बस खत्म। जो आप नॉर्मल लिखते हो, डिफाइन, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, डिस्कस, इस तरह वाले क्वेश्चन के अंदर व्हाट इज जो लिखते हो, अगर आपने लिख दिया तो आपका आंसर माना जाएगा इनकम्प्लीट। अब क्रिटिकली एग्जामिन के अंदर आपने वो सारी चीजें लिखने के बाद अब आपको क्या चीजों पे फोकस करना है, मेरिट्स यानी पॉजिटिव पॉइंट्स, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, कॉन्सेप्ट और प्रोविजन, डीमेरिट्स, क्रिटिसिज्म, उसको क्रिटिसाइज करिए, उसकी अच्छाइयां बताइए, उस टॉपिक की बुराइयां बताइए। कॉमन ऑब्जेक्ट की अच्छाइयां बताइए, कॉमन ऑब्जेक्ट की बुराइयां बताइए। हो सकता है आपको बताने में थोड़ा कंफ्यूजन हो, लेकिन देखिए ये वही इंसान, वही स्टूडेंट बता पाएगा जिसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इसी तरीके से एग्जामिनर आपको टेस्ट कर लेगा कि आप रट के आए हो कि समझ के आए हो। तो आपको रटना और समझना दोनों चीजें हैं, रटना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, रटेंगे नहीं तो लिख नहीं पाएंगे, तो रटना और समझना दोनों चीजें हैं। आगे मेरिट्स, डिमेरिट, judicial approach, how courts have interpreted and balanced the provision, your reasoned personal opinion, not emotional। क्रिटिकली एग्जामिन के अंदर हमें अपनी रीजन पर्सनल ओपिनियन भी देना पड़ेगा। रीजन पर्सनल ओपिनियन मतलब कि अगर हमें लगता है कि इस चीज को ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है तो इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, अपनी हम एक रीजन के साथ अपनी ओपिनियन देंगे, ठीक है, बट लॉजिकल एंड बैलेंस्ड। और ये भी ध्यान रखिएगा इसके अंदर कोई एक अप्रोच फॉलो मत करिएगा कि अगर कॉमन ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो सिर्फ आप तारीफ ही करते चले जा रहे हैं। योर व्यू मस्ट बी बैलेंस्ड, तारीफ अगर आप कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी दो, उसके कुछ डिमेरिट्स भी बताओ, निगेटिव पॉइंट्स भी बताओ। जैसे देखिए क्या क्या चीजें हमें क्रिटिकली एग्जामिन में अवॉइड करनी है, क्रिटिकली एग्जामिन वाले आंसर में, जैसे जैसे सिंपल आंसर आप लिखते हो, एक्सप्लेनेशन और डिफिनेशन, जैसे कि वी राइट आवर आंसर्स रेगुलरली
on definition, when we are asked to define something, when we are asked to explain something or describe or discuss. So what we do is that we just simply quote the definition, writes is scope, object, essentials, or case laws, answer khatam, conclusion. That's how the large number of the students write their answers, and that's how we write the answers in exams. ठीक, ये चीज खाली इसके अंदर करने से चलेगा नहीं काम. तो नॉर्मल एक्सप्लेनेशन और डिफिनेशन लिखना है, आप लिखिए, उसको बताइए कि कहां पे डिफाइन किया गया है, लेकिन इतना करने से काम नहीं चलेगा unless and until you write the merits and demerits, positive and negative points. ये चीजें सिर्फ एक्सप्लेन के अंदर लिखी जाती है. आगे प्लस आपने टॉपिक को ब्रेक डाउन तो कर दिया, क्योंकि द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज ऑल्सो एग्जामिन. So for the purpose of examining the topic, we have to analyze the topic. We have to do analysis. तो analysis जब हम लोग करते हैं तो उस analysis के लिए हम क्या करते हैं, टॉपिक का ब्रेक डाउन कर देते हैं. तो आपने टॉपिक को तो ब्रेक डाउन कर दिया, लेकिन इवैल्यूएट नहीं किया, क्योंकि क्रिटिकली एग्जामिन के अंदर हमें जज करना है. वन साइड व्यू अवॉइड करना है कि तारीफ करते चले जा रहे हैं या सिर्फ क्रिटिसाइज करते चले जा रहे हैं. अनसब्सटेंशिएटेड पर्सनल ओपिनियन, हमें अपनी ऐसी राय नहीं देना है जिसके पीछे कोई सपोर्ट ना हो. जब हम अपनी कोई पर्सनल ओपिनियन दें तो अपनी पर्सनल ओपिनियन के लिए कुछ रेफरेंसेस का इस्तेमाल करें कि ये इस सेक्शन में बताई गई है या इस जगह पे बताई गई है या कोर्ट ने ऐसा बोला है या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है. उसके लिए हमारे पास कोई सोर्स होना चाहिए. हैवी क्रिटिसिज्म विदाउट डिस्कसिंग मेरिट्स, खाली क्रिटिसिज्म करते चले जा रहे हैं लेकिन उसके कुछ मेरिट्स नहीं बता रहे हैं. सजेशन विदाउट प्रॉपर रीजनिंग और केस लॉ सपोर्ट, हम अपना कोई सजेशन दे रहे हैं लेकिन बिना उसके कोई रीजनिंग के, बिना कुछ फैक्ट्स दिए, बिना कोई केस लॉ के दिए. टर्निंग इट इनटू फुल एग्जामिन, तो ये भी हमें अवॉइड करना है कि हम क्रिटिकली एग्जामिन को एग्जामिन ना बना दें, क्योंकि एग्जामिन का रूल बिल्कुल सीधा है. जस्ट सिंपली ब्रेक डाउन द टॉपिक्स एंड राइट ईच टॉपिक इन विच यू हैव ब्रोकन डाउन इट. आपने जितने भी पार्ट में उसको ब्रोक डाउन किया है उसी को सारे को लिख डालिए बस. अब जैसे क्वेश्चन है, देखिए, क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट अंडर द भारतीय न्याय संहिता. अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए एक टॉपिक है कॉमन ऑब्जेक्ट, उसको क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए. तो अब पहले चीजें थोड़ी सी बेसिक चीजें, इंट्रोडक्शन देखिए जरूरी होता है. कोई भी आप आंसर लिखोगे इंट्रोडक्शन जरूरी है. अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं दोगे तो आगे की चीजें कैसे बता पाओगे. तो इंट्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट, इंट्रोडक्शन इज नेसेसरी. ऑलमोस्ट इन ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी राइट द इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन बताया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट कहां दी गई है, 189 में दी गई है और 190 जो है, दोनों को मिला के ये कवर करती है. और अब यहाँ पे क्योंकि ये क्रिटिकली एग्जामिन वाले टॉपिक्स हैं, एक्सप्लेन वाले टॉपिक्स हैं, आप अपने वर्ड्स में बता सकते हो कि व्हाट दीज डेफिनेशंस आर ऑल अबाउट. हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर क्वेश्चन में पूछा गया है डिफाइन, तो द रूल ऑफ द डिफाइन इज वेरी स्ट्रिक्ट. डिफाइन के केस में यू हैव टू डायरेक्टली कोट द बेयर एक्ट. फिर आपको बेयर एक्ट की डेफिनेशन हूबहू वैसे ही देनी पड़ेगी. लेकिन अगर डिफाइन नहीं पूछा गया, क्रिटिकली एग्जामिन दिया बोला गया है, तो वी कैन राइट थिंग्स इन अवर ओन वर्ड्स. हम अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं. हाँ, अपने वर्ड्स में लिखने के लिए हमें की वर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा, जो जो बातें उसके अंदर कही गई हैं. तो जैसे की वर्ड्स क्या है 189 में, कि 5 या उससे ज्यादा लोगों का होना, दिस इज अ कीवर्ड. उसके साथ साथ कि उनका कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कीवर्ड. क्या क्या कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कीवर्ड्स हैं. ठीक, ये हमने बता दिया. फिर बता दिया 190 जो है प्रोवाइड्स करती है कि अगर कोई भी एक मेंबर अगर ऑफेंस करता है, सारे के सारे मेंबर लाइबल होंगे. इतना बता दिया. अब देखिए शुरू हो गया मेरिट्स एंड डिमेरिट्स. अब इसके अंदर फोकस किस चीज के ऊपर है, मेरिट्स डिमेरिट्स. आपने थोड़ा सा टॉपिक का एनालिसिस करा, कुछ पॉइंट्स लिए, इंट्रोडक्शन बताया. इंट्रोडक्शन बताने के बाद अब यहां पे देखिए शुरू हो गया पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द डॉक्ट्रिन. मेरिट्स क्या है, मेरिट्स लिखी कि डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट के कई सारे फायदे हैं, जैसे कि प्रैक्टिकल नेसेसिटी है दंगों के केस में, लैंड ग्रैबिंग के केस में. जैसे आज ही हमने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था कि जमीन कब्जा करने के लिए लोग इकट्ठा हो जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग द forcible possession of any property. So they assemble together to take the forcible possession of the property. So in these types of cases,
अनलॉफुल असेंबली इज फॉर्म्ड एंड द पीपल्स कॉमन ऑब्जेक्ट इज जज्ड, तो उस जगह पे हेल्पफुल है। स्ट्रॉन्ग डिटरेंस का रोल प्ले करता है। तो दिस सेक्शन ऑल्सो प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ डिटरेंस। डिटरेंस मतलब कि जो और दुनिया के लोग हैं उनके लिए ये एक लेसन के लिए काम करता है कि डू नॉट ज्वाइन द अनलॉफुल असेंबली बिकॉज जस्ट बाय बिकमिंग द मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली इज एन ऑफेंस। डिटरेंस का काम कर रहा है। इट हेल्प्स मेंटेनिंग पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, बिकॉज जिस चैप्टर के अंदर आता है उस चैप्टर का नाम ही है ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, तो पब्लिक पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल है। The doctrine is based on the principle that when a person voluntarily joins unlawful assembly, अगर कोई voluntarily unlawful assembly join करता है वो liable हो जाएगा। It has been upheld by the Supreme Court कि ये एक necessary tool है enforcement के लिए। ठीक, ये हो गई इसकी merits और ये हो गई इसकी पॉजिटिव बातें, इसके फेवर में बातें हो गई। हमें तो दोनों चीजें लिखनी है क्रिटिकली एग्जामिन में। एंड फॉलो द बैलेंस्ड अप्रोच। अब डीमेरिट्स, डिस्पाइट इट्स यूटिलिटी इट इज हाईली हार्श एंड स्ट्रिंजेंट, कि ये कॉमन ऑब्जेक्ट बहुत ही हार्श और स्ट्रिंजेंट है, क्योंकि इसके अंदर तो एक इंसान बिना किसी एक्ट के, विदाउट एनी एक्टिव पार्टिसिपेशन, विदाउट इवन द क्रिमिनल इंटेंट, पर्सन मे बी लाइबल। So if the person is, it is found that he was the member of the unlawful assembly, even having taken any part in any act or even without having any criminal intent, person may be liable for the offense of any member of the unlawful assembly. It violates the principal individual criminal responsibility. Plus हम इसके अंदर बता रहे हैं कि इस तरह से तो अगर देखा जाए तो ये जो कॉमन ऑब्जेक्ट है ये क्या कर रहा है, it affects the principle, the criminal jurisprudence principle. One of the criminal jurisprudence principle is that ki everyone is liable for his own act. This is one of the principle of the criminal jurisprudence ki me and you, we are all liable for the action, we are all responsible for our own actions. यही तो एक प्रिंसिपल है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस की। तो वन ऑफ द क्रिमिनल jurisprudence principle is that कि we are all liable for our own actions। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, people are vicariously liable, people become constructively liable। कर कोई और रहा है, फंस कोई और रहा है। ठीक है, ये there is a high risk of misuse, high risk का misuse है। कोई रोड पे साइड पे खड़ा है वो भी फंस सकता है, कोई रोड पे खड़े होके देख रहा है वो भी फंस सकता है। The doctrine can lead to injustice, इनजस्टिस की तरफ लेके जा सकती है ये डॉक्ट्रिन। ये क्या हो गए, इसके निगेटिव पॉइंट्स हो गए। अब इस निगेटिव पॉइंट्स में आपको अपने आंसर की बॉडी को रखना है। हर टॉपिक के अंदर तीन ही चीजें होती हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। बॉडी के अंदर सबसे मेन चीज आती है टॉपिक की। तो क्रिटिकली एग्जामिन की बॉडी क्या होगी, मेरिट्स, डीमेरिट्स, पॉजिटिव, निगेटिव पॉइंट्स, उसके बाद आपकी अपनी पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, इतना लिखा। उसके बाद जुडिशियल अप्रोच बताया, क्या जुडिशियल अप्रोच है इससे रिलेटेड अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए। कोर्ट्स हैव रिपीटेडली हेल्ड सजेशन फॉर रिफॉर्म। अब देखिए रिफॉर्म के लिए सजेशन, आपने सजेशन दिया कुछ रिफॉर्म के लिए, आप अपने हिसाब से सोच के कुछ भी दे दीजिए कि भाई क्या डिफिकल्टी आ रही है, इसके अंदर भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, चाहे थोड़ा सा होना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन इसके अंदर भी आना चाहिए, और क्रिमिनल इंटेंशन से इसके अंदर बहुत बारीक फर्क है। तो इसके लिए हमें, आप अपने हिसाब से इसके अंदर अपनी ओपिनियन दे सकते हो। Court should insist on strict proof of common object and knowledge of the likelihood. In borderline cases, some overact or active participation by the accused should be insisted. बोला गया कि अगर कोई ऐसे borderline वाले केसेस हैं, पता नहीं चल पा रहा है कि एक आदमी बाई स्टैंडर्ड खाली खड़ा हुआ था रोड पे या actually he was the member of an unlawful assembly, तो अगर if there is a doubt in respect of a borderline cases, तो उस जगह पे कोर्ट को इंसिस्ट करना चाहिए कि थोड़ा सा एक्टिव पार्टिसिपेशन प्रूफ होना चाहिए। समझ आया अभी आप लोगों को? आइए इसको हम यहां पे ऐसे लिख देते हैं। तो हम लोगों ने आज जो दो टॉपिक कवर करे हैं, एक टॉपिक हुआ हम लोगों का एग्जामिन वाले, और एक हो गए क्रिटिकली एग्जामिन। इसके अंदर हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है। एनालिसिस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक को
ब्रेक डाउन करते हैं और ब्रेक डाउन करके उसके अलग अलग जो डायमेंशंस होते हैं उनको हम लोग लिखते हैं एनालिसिस के अंदर। इसके अंदर हम लोग नॉर्मल डेफिनेशन भी लिख दिया, एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया, प्लस कोई स्कोप है उसको भी लिख दिया, एसेंशियल्स भी लिख दिया। ठीक है, इसके अंदर हम लोग ज्यादा लिखते हैं डिटेल्स एज कंपेरिजन टू एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन से। तो एक्सप्लेन वाले से ज्यादा हम लोग लिखते हैं एग्जामिन। अगर एक्सप्लेन में आपने छोटा छोटा लिखा है तो इसमें थोड़ा और लिखना पड़ेगा। एसेंशियल्स हो गया, कोई लिमिटेशंस है, ठीक है, इतना लिख दिया। क्रिटिकली एग्जामिन में अगर हम लोग जाएं तो इसके अंदर हमें एनालिसिस करके इवैल्यूएशन, तो इसके अंदर एनालिसिस में जैसे हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया टॉपिक के बारे में, तो जो टॉपिक है उसका क्लियर कट इंट्रोडक्शन। जैसे मान लीजिए अब आपसे कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा गया है, अब आपने सेक्शन 190 नहीं लिखा, आपने सोचा कि खाली 189 लिख दे। तो जब आपने इंट्रोडक्शन में कोई चीज बताई ही नहीं है, आप कैसे उसकी मेरिट्स डिमेरिट्स लिखना शुरू कर दोगे? तो आउट ऑफ प्लेस लगने लगेंगी चीजें। इसलिए आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन देने के साथ साथ आप अगर थोड़ा एसेंशियल्स लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी एनालिसिस आपको करना है, आप लिख सकते हो। लेकिन आपकी जो बॉडी होगी एज अ होल, उसमें आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है मेरिट्स डीमेरिट्स। ये लिखा आपने, मेरिट्स डीमेरिट्स लिखा। फाइनली कोर्ट का कोई अप्रोच है वो लिखा, अपनी ओपिनियन दिया, जैसे कि सजेशन फॉर रिफॉर्मेशन ये दे दिया, सजेशन फॉर रिफॉर्मेशन, कंक्लूजन लिख दिया। सर आंसर क्वेश्चन को भी कॉपी करना होता है आंसर शीट में। देखिए कुछ स्टेट के अंदर आपको जो आंसर कॉपी दी जाएगी उसमें ऑलरेडी जगह दी रहती है और उसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा होता है, आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आप खाली यहाँ पे आंसर नंबर डाल के लिखना शुरू कर दो। अगर क्वेश्चन इस तरीके का है कि किसी किसी कोटेशन के ऊपर कमेंट करने को मांगा है, तो फिर आप उस कोटेशन को कोट करके अपने आंसर में लिखो। ठीक है, और हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन को लिखो, आप डायरेक्ट आंसर नंबर डाल के अपना आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि हमने डायरेक्टिव वर्ड्स के अंदर ज्यादातर सारे डायरेक्टिव वर्ड्स को कवर कर दिया है ऑलरेडी। ठीक है, अब इसके बाद जो हम नया टॉपिक शुरू करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वो होगा हमारा प्रीपोजिशन के ऊपर। प्राइम मलिक जी, ये पीडीएफ जो है जो ग्रुप में आप ऐड हैं उसी ग्रुप के अंदर ये रात तक आपके पास आ जाएगा, ये वाला पीडीएफ। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो हम लोग प्रोपोजिशन पढ़ेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो आई होप कि आपको इससे काफी क्लैरिटी आई होगी। आई होप कि आपको इससे काफी क्लैरिटी आई होगी। तो अब आपको क्या करना है, अगर सपोज दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम्स और इफ यू आर गोइंग टू राइट द आंसर इन योर एग्जाम, वेदर इट इज द आंसर you are going to write for school, graduation or competitive exam, make sure to understand the requirement of the question with the help of directive of or command words. तो make sure कि what the command word is all about, क्या चाह रहा है क्वेश्चन। ऐसे आप क्या करते हो, कोई क्या क्वेश्चन पूछा है आंसर लिखना शुरू नहीं, try to understand कि what is the requirement of the question, only then you will be able to frame better answers. ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग, हैव अ गुड डे।